हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। सो बिना किसी देरी के सीधा आते हैं स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 77। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके, सो हमें दिखाते हैं हॉल का सीन, जहाँ सोफे में दोनों बैठे थे, सौम्या और रिद्धि। सौम्या की नज़र एक टक रिद्धि पे थी। तब उसे ना यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है, उसका सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि ये फीलिंग्स ना अलग ही होती है यार। उसके मन में ये भी ख्याल था कि रिद्धि शांत क्यों है यार, कुछ बड़ा सोच रही है रिद्धि। उसे ऐसे लग रहा था जो मुझे इतनी आसानी से झेल रही है ये। सौम्या खुद से कहती है कि सौम्या क्या टच कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि ना लहंगे में जो लग रही थी ना वो क्या ही कयामत ढा रही थी। सौम्या का कंट्रोल सबको पता है खोते जा रहा था। वो सोचती है कि क्या थोड़ा सता लूँ इसे, बट वो थोड़ा हाथ आगे बढ़ाती, उसे ख्याल आता है। वो कहती नहीं सौम्या, गलत बात, ऐसा करेगी ना तो चुपचाप जो बेटी है ना रिद्धि बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी, बवाल हो जाएगा भाई बवाल। वो अपने ही सोच में गुम थी। तभी पंडित जी कहते हैं, डर रहे थे वो, हाँ, वो कहते कि मुहूर्त निकला जा रहा है, आप रस्म शुरू करें। यहाँ सौम्या देखती है पंडित जी को और कहती हाँ हाँ जल्दी जल्दी पंडित जी बताइए क्या करना है। तभी बड़ी भाभी रिंग लाती है और वहाँ रखते हुए देखती है दादी को, जिनके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी, जंग जीतने वाली मान लो। और दादी कहती है पंडित जी जल्दी जल्दी रस्म पूरी कीजिए। सौम्या खुश थी बहुत ज़्यादा। वो कहती है रुकिए एक पल। दादी देखती है सौम्या को और कहती है क्यों। सौम्या कहती है दादी रिद्धि को देखो ना, घूंघट में है, इससे हटाओ, इससे हटाओ ना, मुझे ये मोमेंट अपनी जान की आंखों में आंखें डाल के फील करनी है। दादी के हाथ सोफे पे जम जाते हैं और कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। सौम्या शॉक्ड कि ये क्या बात है। या दादी कहती है वो रस्म है हमारी, तुम्हें पता नहीं क्या, पंडित जी ने कहा है शादी और सगाई दोनों के दौरान भव्य सर और चेहरे ढक के ही रखती है, तो तुम्हें ये रस्म माननी पड़ेगी। सौम्या कहती है दादी लेकिन। दादी कहती है मैंने कहा ना, अब तुम्हारी इतनी बड़ी जिद मान गए हम, तो कुछ हमारा भी मान रख लो। हर वक्त अपनी ही चीज़ें चलानी जरूरी नहीं होती है। सौम्या खामोश हो जाती है क्योंकि वो दादी से कुछ भी बहस नहीं करना चाहती थी, खासकर आज के दिन। पंडित जी रिद्धि के हाथ में रिंग देते हैं और कहते हैं आप पहनाइए। यहाँ रिद्धि उसे ले लेती है और तभी सौम्या के चेहरे पे प्यारी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से कहती है रिद्धि के कान की तरफ आके, गुड गर्ल जान, ऐसे ही बात माना करो और ये भी दिलो दिमाग में बिठा लो कि तुम पर तुम्हारा भी हक नहीं है, सिर्फ मेरा है। आई नो तुम ये चुपचाप मेरी उस धमकी की वजह से हो, है ना, जो मैंने आते हुए तुम्हारे बाप के लिए दी थी। गुड, हाँ, पता नहीं था मुझे इतना कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। खैर खुशी है मुझे कि तुमने ज़बरदस्ती करने का मौका नहीं दिया, वरना तुम्हें दर्द पहुंचा के मुझे भी अजियत होती। एंड हाँ जान, आज आधी शादी हो गई समझो। रूम में जाके इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे हम, समझ रही हो ना। देख रहे हो। और रिद्धि के हाथ उसी पल कांप जाते हैं जब वो सौम्या की बातें सुनती है। और ऐसे ही वो सौम्या को रिंग पहनाने को होती है कि उसी पल एक आवाज़ पूरे हॉल में गूंज जाती है। इस कदर की सबकी रूह हिल जाती है। सबसे ज़्यादा तो अंगार बनती है दादी इस आवाज़ से। वो आवाज़ थी कि स्टॉप इट सौम्या। और सौम्या के हाथ रुक जाते हैं। वो देखती है दूसरे ही पल ऊपर सीढ़ियों की तरफ। अब आने वाला था तूफान, जहाँ भागते हुए नीचे आ रही थी तनु और उसके हाथ में गन थी। और सौम्या की आंखें शार्प हो जाती है। तनु जैसे उसके सामने आती है, वो हाँप रही थी, उसके हाथ में गन भी थी। सौम्या देखती है रिद्धि को और कहती है ओह नाइस। तभी तो मैं सोचूं रिद्धि कि तुम इतनी शांत क्यों हो। शेर को रोकने के लिए तुमने इसे चुना है, लेकिन ये क्या, आज पूरा ब्रह्मांड भी मुझे इस सगाई से नहीं रोक सकता है। और वो एकदम गुस्से में रिद्धि का हाथ पकड़ती है रफली, हाँ, ताकि खुद जबरदस्ती रिंग पहनाए उसे। बट जैसे सौम्या उसे छूती है, दूसरे ही सेकंड अपने हाथ को एकदम हटा लेती है। उसके अंदर अंगार भर जाता है क्योंकि उसे वो टच कुछ अजीब लग रहा था। उसकी
आंखें दूसरे ही पल जाती है डायरेक्ट दादी पे, इधर उधर कहीं नहीं यार। उसकी आंखों में ना ज्वालामुखी के साथ साथ बहुत सवाल थे और वो डायरेक्ट जाती है दादी पे। वो ना उस एक टच से सब समझ गई थी, पता नहीं किस किस पे ये जख्मी शेर हमला करेगा, ना रिश्ते देखेगा ना मर्यादा। और सौम्या कुछ कहती या करती आगे, यहाँ तनु कहती है वो रिधि नहीं है, समझी तुम? क्या करने जा रही थी तुम? वो मेरी रिधि नहीं है, इन्होंने पता नहीं किस जगह मैं उसे कैद किया हो। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, अगर रिधि को कुछ भी हुआ, एक खरोच भी आई तो तुम्हारे साथ साथ मैं सबको तबाह कर दूंगी। सौम्या का गुस्सा इतना चरम पे था ना इस वक्त, वो एक झटके में गुस्से में उसका घूंघट हटा लेती है रफली, और वो पूरी तरह शॉक्ड, क्योंकि वहाँ थी दिशा जिसकी पलकें झुकी थी, आंसू टपक रहे थे और हाथ पैर कांप रहे थे। उसे पता भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। यहाँ सौम्या के अंदर आग लग जाती है जब वो देखती है, और पूरे गुस्से में एक झटके में उसका हाथ दिशा के बालों पे चला जाता है और वो रफली उसे पीछे कर अपने सामने करती है, और दिशा का फेस सौम्या के सामने हो जाता है। और सौम्या कहती है तेरी इतनी हिम्मत मेरी दीदी की जगह लेने की, तूने सोची भी कैसे? और उसी पल भाभी एकदम वहाँ आके सौम्या से दिशा को छुड़ा के अपने सीने से लगा लेती है। वो अपनी बहन को ऐसा नहीं देख सकती थी यार, उन्हें ना रोना आ रहा था। यहाँ दादी की आंखें पल भर भी नहीं झपकी थी, उनके मन में कुछ तो चल रहा था, बट चेहरे पे ऐसी शांति जैसे वो कुछ जानते ही ना हो, उन्हें कुछ पता ही ना हो, ऐसे दिखा रही थी। यहाँ सौम्या दूसरे ही पल देखती है सारे घर वालों को एक एक कर, और फिर माही को एंड फिर दादी को, और कहती है ये एहसास तो मुझे पहले ही हो चुका था। दुश्मन के चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि कोई अपना गद्दारी कर चुका है। खैर अभी मुझे मेरी रिधि चाहिए, एक एक के हलक से उसकी जान खींचकर दम लूंगी मैं। और यहाँ पंडित जी कहते डरते कांपते हैं, क्योंकि दादी ने उन्हें इशारा किया था, तो वो कहते हैं देर हो गई है, मुहूर्त निकला जा रहा है, अब सगाई नहीं हो सकती, रोक लेनी चाहिए रस्म। वो भी ना ट्रेन थे फुल, वैसे ही कांप रहे थे। वो इसीलिए कांप रहे थे कि कहीं सौम्या लास्ट विरती ना करा दे उनकी ये वाली। यहाँ सौम्या पूरी तरह इस वक्त एक अलग इंसान लग रही थी, जो ना जाने कितनी चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उसे अभी रिधि चाहिए थी, बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था उसे रिधि के अलावा। वो कहती है सगाई तो आज होके रहेगी किसी भी हाल में, अगर है किसी में इतनी हिम्मत तो रोक के दिखाए मुझे। और वो अब नहीं रुकती, वो आने लगती है ऊपर की तरफ। यहाँ दादी की पलकें नहीं झपकी थी, अभी भी नहीं, वो बस सौम्या का हर एक एक्शन देख रही थी, और तनु भी उसके पीछे पीछे ऊपर आने लगती है। और पता माही भी उसके पीछे पीछे आ जाती है रिधि को ढूंढने। यहाँ भाई ताऊ और माही तो ऊपर आ गई थी, भाई ताऊ सब लोग, ताई लोग सब आते हैं दादी के पास और कहते हैं दादी आप इतनी खामोश कैसे हो सकती है, आप कुछ करो प्लीज। यहाँ दादी कुछ नहीं कहती, बस हाथों से ही इशारे करती है कि खामोश, एक लफ्ज़ मत बोलना अब कोई भी। और सौम्या को दिखाते हैं जो अपने रूम की तरफ आती है और एक झटके में डोर खोलती है। वहाँ देखती है पूरा रूम खाली था, कोई भी नहीं था। और अब सौम्या का दिमाग और ख़राब हो जाता है, और अब इनके साथ माही भी आ जाती है रिधि को ढूंढने के लिए। यहाँ सौम्या उनसे भी पूछ सकती थी गन पॉइंट पे कि रिधि कहाँ है, बट उसे इतना पता था कि घर से बाहर तो नहीं ले गए होंगे रिधि को। और हर एक रूम को देखने लगती है, बट कोई कहीं नहीं मिलता। सौम्या के अंदर सब्र की बर्दाश्त की हद हो जाती है, वो जल्दी से गन लेती है और वह बस उसे कॉक करके नीचे आने को होती है कि उसी पर उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके मन में एक ख्याल आता है और चेहरे पे डेविल मुस्कान। यह तनु कहते अभी हंसने का टाइम है क्या? तुम्हें पड़ी ही नहीं है रिधि की। यहाँ सौम्या उसका कोई जवाब नहीं देती और अपने कदम लेती है पीछे। तनु कहते कहाँ जा रही हो तुम्हें पड़ी है क्या एक भी रिधि की, या तुम बस? और तनु को बिना तभी याद आता है कि सिया तो यहीं छोड़ी थी मैंने, वो कहाँ चली गई? और सौम्या आने लगते हैं ऊपर टेरिस की तरफ, और कुछ पलों के बाद फाइनली वो ऊपर पहुंच जाती है और जैसे डोर पे आती है, डोर ओपन करती है, उसके सामने का सीन उसके अंदर के जानवर को जगा लेता है। और उसके बाद नीचे हॉल में सिर्फ लगातार गोली चलने की आवाज़ें गूंजने लगती है।
इस कदर की दिशा की रूह कांप जाती है। दिशा तो सोफे में बैठी अपनी दी को हक किए रोए जा रही थी और यही कहे जा रही थी कि दी मेरा सपना अधूरा रह गया, दी मेरा सपना अधूरा रह गया। हर एक गोली चलने पे दादी के अंदर आग लग रही थी। उन्हें ना अंदाजा ही नहीं कि ऊपर कौन जिंदा है कौन नहीं, लेकिन मजाल है जो वह सोफे से हिली भी हो। देख रहे हो, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ सौम्या को दिखाते हैं जो एक कर हर उस गार्ड को ढेर कर जाती है जो वहाँ था। वो किसी को नहीं बख्शती, किसी को नहीं यार, क्योंकि उसके सामने का मंजर ये था कि पूरा टेरिस भी सजा हुआ था, सोफे लगे थे वहाँ, फेरी लाइट्स एंड ऑल सजावट थी सारी चीज़ें। और वहाँ उस सोफे पे लगभग बेहोश हालत में पड़ी थी हमारी दीदी, जो कि सजी सवरी थी सुर्ख जोड़े में। उसकी खूबसूरती की हिफाजत खुद चांद कर रहा था, अपनी चांदनी उसके रुखसार पे उड़ेल कर। उसकी आंखें नशे में थी और उसे देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कैसे हो गई। यहाँ उसके चारों ओर गन्स लिए खड़े थे गार्ड्स। उनको हुक्म था कि रिधि नीचे ना आए बस, और ना उसे होश आए प्रॉपर। और साइड में सिया को भी चेयर में बिठा के बांध दिया गया था, उसके हाथ को और मुंह को भी, क्योंकि सिया ने ना टेरिस पे आके गलती कर दी थी। सिया सबको बता न दे, इसलिए सिया को भी कैद किया था। और तनु जैसे देखती है उसका खून खौल जाता है। वो जो उन्हें सजा देती है ना, इस कदर देती है कि ना मारती है ना जीने देती है, बल्कि वो मौत की भीख मांगते हैं तनु के पास। पर तनु उन्हें नहीं बख्शती। और यहाँ सौम्या कहाँ किसी को बख्शती यार, वो सबको ढेर कर जाती है। अपनी रिधि के पास आती है भाग के। जैसे वह रिधि को ऐसे देखती है उसके हाथ कांप जाते हैं, गन नीचे गिर जाती है और वो एकदम रिधि का फेस हाथों में लेती है और कहती है रिधि 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 क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? उसे ना बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से रिधि को उठाने को होती है ताकि वो ना हॉस्पिटल ले जाए। यहाँ सिया को आजाद कर गई थी तब तक तनु, और सिया कहती है इन्होंने रिधि को नशे का इंजेक्ट किया है, क्योंकि वो उतनी हार्ड नहीं थी। जब मैं कॉरिडोर में थी तो मैंने सीढ़ियों पे इंजेक्शन पड़ा देखा, मैं इसीलिए ऊपर आई और इन्होंने मुझे भी कैद कर लिया। वैसे सब सेफ है, बस कुछ 1 घंटे के अंदर इनका नशा उतर जाएगा, क्योंकि ये हार्ड डोज नहीं है। और भाई सौम्या का दिमाग पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। जो गार्ड्स उसके पीछे आए थे ना, वो एकदम उठ के उन्हें कहती है जाओ जाके पंडित जी और मेरी रिंग्स यहाँ लेके आओ, 5 मिनट के अंदर तुम लोग यहाँ होने चाहिए। और कौन अब सेकंड गंवा था। यहाँ सौम्या सोफे में अगेन बैठ के रिधि को टाइट हक करके अपनी बाहों में छिपा लेती है। यहाँ तनु ऐसे ही कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, रिधि होश में नहीं है, समझी? तुम ऐसा नहीं कर सकती उसके साथ कि सगाई कर लो उसकी मर्जी के बिना, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। यहाँ सौम्या बस रिधि को बाहों में इस कदर जकड़े थी कि मानो वो उसे जाने नहीं देगी कहीं भी नहीं, मानो उसे ना खोने का डर हो। रिधि को खोने का सबसे ज़्यादा डर था, सबसे ज़्यादा। और अब वो इतना बता नहीं रही थी, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुकी थी कि मेरे घर वालों में से कोई तो इसमें शामिल है, ये कंफर्म है। और वो इसीलिए ज़्यादा खोजबीन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने अंदर के शैतान को बाहर नहीं लाना चाहती थी। उसे पता था अगर उसे पता चला कि कौन शामिल है, फिर वो रिश्ते नाते नहीं देखेगी, ना मान मर्यादा, ना ही इंसानियत देखेगी। वो एक अलग इंसान बन जाएगी। वो बस रिधि को टाइट हक कर अपने क्रोध को शांत करना चाह रही थी। उसके अंदर की पीड़ा को कैसे जाहिर करूँ? उसे आज पहला घाव लगा था, वो भी उसके अपनों ने दिया था। वो बाहर नहीं ला रही थी अपने दर्द को। उसे समझने वाला ना यहाँ कोई नहीं था, शायद खुद रिधि भी नहीं थी यार। और उसी पल वहाँ गार्ड्स पंडित जी को और रिंग्स को ले आते हैं। यहाँ सौम्या जैसे देखती है वो उनसे उसे ले लेती है और एक रिंग को रिधि को देखते हुए पहले उसका माथा चूमती है, और उसी पल उसी हाल में रिधि के हाथ को खुद से पकड़ के अपनी फिंगर में रिंग लगवाने लगती है। तभी माही कहती है सौम्या होश में आओ, क्या कर रही हो तुम? सौम्या दूसरे ही पल देखती है माही को। इस अंगार के साथ ना माही जैसे उसकी आंखों में देखती है वो डर जाती है। यहाँ सौम्या कहती है बड़ी दादी की तो एक वाहिद निशानी है,
और मुझे मेरी दादी का कर्ज चुकाना है जो बड़ी दादी पे था। तो तेरी सांसों को बख्श दिया, बस मुझे पता चलने की देरी है कि इसमें तू भी शामिल है। फिर देख, मैं गुनाह करने से भी नहीं डरती, गुनाह मेरी रग रग में बसा है, ये बात तू अच्छे से जानती है। यहाँ माही कहती है, इनफ सौम्या, ये पागलपन सही नहीं है। खुद रिधि जी भी इससे दूर भागती है, तुम भी ये जानती हो। और कर लो पता, मेरा नाम कहीं आए तो खुद खुद तुम्हारे हाथों में हथियार दूंगी अपने नाम का। रही बात तुम्हें रोकने की, तो ना घर वाले यहाँ है, ना ही रिधि होश में है, ना दादी यहाँ है, तो ये गलत है। तुम ऐसा नहीं कर सकती, किसी की भी बिना मौजूदगी में तुम ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ सौम्या अजीब स्मेल करके कहती है, मेरे लिए इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है, और आज जो हरकत हुई है तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस सब को छोड़ दूंगी? रही बात रिधि की, तो इसकी रूह पे, जिस्म पे सिर्फ मेरा हक है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। और वो देखती है पंडित जी को और कहती है, मंत्र पढ़ना शुरू करे या मैं सुर ताल मिलाऊं? पंडित जी डरते हुए कपकपाती वॉइस में मंत्र शुरू करते हैं और सौम्या रिधि के हाथ से खुद को रिंग पहनाती है, भाई देख रहे हो। और फिर अगेन दूसरी रिंग लेती है। या तनु जाने को होती है, उसे रोकने को होती है, बट सिया तनु का हाथ पकड़ के रोक लेती है। तनु कहती है, सिया ये क्या है? यहाँ सिया कहती है, नहीं, ये जुनून, ये पागलपन दोनों ने खुद खुद के लिए चुना है। इन्हें रोकने वाले खाक हो जाएंगे, खुद ये दोनों खाक हो जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। तो चलने दो इनको, इनके इश्क के जुनून की अंगार पे इनको चलने दो। इनका मुकद्दर खुद इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तनु कहती है, मंजिल चाहे बर्बादी हो, है ना? सिया कहती है, जो इनका मुकद्दर मिट जाना या सवर जाना, भगवान ही मालिक है। और ये कहते हुए उसके आंखों से आंसू आ रहे थे और सौम्या पूरी जुनूनी लग रही थी और रिधि के हाथ में रिंग पहना ही लेती है। और रिधि अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। यहाँ सौम्या जब सगाई इस तरह पूरी करती है, उसे सुकून मिलता है कि हाँ, हो गई मेरे नाम तुम। और वो अगेन रिधि को अपने सीने से लगा लेती है, बहुत टाइट हक करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ सब एक एक कर वहाँ से चले जाते हैं और टेरिस पे सिर्फ ये दोनों रह जाते हैं। एक होश में नहीं थी और एक होश में रह के भी होश में नहीं थी। उसके अंदर जो तूफान था वो मैं क्या बयां करूँ, कैसे शब्द नहीं है मेरे पास। और काफ़ी टाइम के बाद जब रिधि नींद में चली जाती है, सौम्या बहुत प्यार से उसके फेस पे देखती है आंखें खोल के, और उसकी नज़र जाती है प्रॉपर रिधि पे, अप टू डाउन। रिधि एक अप्सरा से भी अधिक सुंदर लग रही थी। सौम्या तो बस एक मुरीद की तरह अपने शाह के कदमों में अपना गुरूर, अपना जमीर, अपना दिल रख लेती है। और उसी पल ठीक पीछे लगे मिरर पे उसे अपना चेहरा दिखता है और उसे ना ऐसे नजर आता है कि उसके पीठ पीछे कोई उस पर वार कर रहा हो। और वो कहती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरा जुनून, मेरा गुस्सा मुझ पे हावी हो जाता है। मेरे घर वाले मुझसे दगा करने पे उतर गए हैं और मेरे दुश्मनों की कतार बढ़ गई है। मेरा इश्क मुझसे रूठा पड़ा है। मैं सबकी नज़रों में बेकार हो गई, लेकिन तुमसे इश्क मेरी जिद है, मेरी सांसें हैं और मैं इन पे जीत हासिल करके रहूँगी, फिर उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। आई नो तुम शायद जब उठो तो तुम मुझे उस नज़र से न देखो, लेकिन मैंने तुमसे पहले भी बोला है, मैं तुम्हें पाके रहूँगी किसी भी हाल में। पता तुम्हें, दादी मुझसे कहती थी कि क्या बात है तुम में, जो मैं तुम्हारे लिए इस हद तक पागल हो गई हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि तुम कितनी खूबसूरत हो। और वो देखते हैं रिधि को और उसकी खूबसूरती में पूरा डूब के कहती है कि तेरे बाप ने तुझे कितने नाजों से पाला है, ये उसी परवरिश का सिला है जो तू औरों से आला है। किसी नामहरम को तूने आज तक छुआ नहीं, तुझे देखने के बाद कोई फिदा ना हुआ, ऐसा आज तक हुआ नहीं। शायद तुझे फुर्सत में बनाया है बनाने वाले ने, कितनों की मूरत तोड़ दी उसने तेरे हवाले से। एक बादल तेरे दरमियाँ चलता है जब तू धूप में निकलती है, तू लाखों हसीनाओं के बीच
सबसे खूबसूरत दिखता है, जिस तरह लाखों तारों के बीच चांद चमकता है। और रिधि, मैं इस वक्त अपनों के दिए घावों से जूझ रही हूँ। होश आ जाए तो सीने से लगा लेना। मेरे पास सिर्फ तू है, तेरे पास मैं, ये जता लेना। हाँ, मैं तुझसे रब्ते हंसी की तमन्ना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुझसे मोहब्बत चाहती हूँ, सिर्फ मोहब्बत चाहती हूँ। और वह इसी के साथ अगेन दीदी को सीने से छिपा लेती है, सीने से लगा लेती है। बस इंतजार करती है वो कि रिधि होश में आ जाए, बस उठे और सौम्या को गले से लगा ले। वो कहती है, रिधि, हाँ हूँ मैं पागल, हूँ मैं जुनूनी, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ, या ये मान लो इससे कहीं ज़्यादा बेकार हूँ, बहुत ही बेकार हूँ। लेकिन मैं जिससे पल भर देख लूँ, उस पर हुकूमत कर लूँ, फिर तुम तो मेरा इश्क हो। तुम्हें जीतना तो मेरी अना का मसला बन चुका है, और मैं तुम्हें तुमसे ही जीत लूँगी, ये तुम भी जानती हो। और इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।